हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। एसएससी के हम लोग जो सेट सोल्व करा रहे हैं 2017 के, उसी सीरीज में है आपका आज सेट नंबर 17। देखते ही देखते हम लोग सेट नंबर 47 में पहुंच चुके हैं। सॉरी 17 मैंने गलती से पढ़ लिया, 2017 से 2017 से 17 याद रहा। सेट नंबर 47 है आपका। अब तक हम लोग 46 सेट करा चुके हैं और उसके बाद के 58 के बाद भी हम लोग सेट करा चुके हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत पहले 58 से ही की थी। यानी कि 2017 लगभग आपका फिनिश होने वाला है। अब कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं रहेगी। इसके बाद हम लोग 2019 कराएंगे, फिर 2018 कराएंगे। यस, ये ध्यान रखें आप। इसी तरह जुड़ रही है हमसे लगातार। एमबी की बुक की वीडियो देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, जो कि होगा वो आपके लिए, आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, क्योंकि और आपको दबाना होगा बेल आइकन, तभी आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे टाइम से। यस, तभी तो पता चलेगा आपको वीडियो कब किस टाइम आ रही है। हालांकि मैं आपको टाइमिंग बता दूं, पहली वीडियो आ रही है सुबह 8 बजे, दूसरी आ रही है दोपहर में 12 बजे, तीसरी वीडियो आ रही है शाम में 7 बजे। ये 3 वीडियो फिलहाल आ रही है, मैंने एक वीडियो कम कर दी है यस, समय की पाबंदी की वजह से। फिलहाल ये 3 वीडियो आ रही हैं 8 बजे, 12 बजे, 7 बजे। इन तीनों वीडियो को आप देखें। ये वीडियो एमबी पे है, ये वीडियो एमबी पे है, ये वाली वीडियो चैप्टर वाइज एक दिन, और एक दिन मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये मैंने को आज यहाँ तीनों इसका प्रोसीजर बता दिया है। फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। कह रहा है कि माय सिस्टर हैड अ टफ टाइम रिमूविंग द च्युइंग गम दैट स्टक विद हर हेयर। ये सेंटेंस चला जाएगा आपका फिक्स प्रपोजिशन पे। सेंटेंस में आया हैड, यानी कि सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, उसका सेकंड फॉर्म है स्टिक की, तो ये ठीक है, सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है। लेकिन यहाँ एक समस्या ये है कि स्टिक के साथ हमेशा टू आता है, किसी चीज़ से चिपकना, तो यहाँ पे विद ना आकर के टू आएगा, यानी कि सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। ये है आपके फिक्स प्रपोजिशन। मैंने आपको पहले भी कैमरा बताया है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन लेकर चलते हैं, उनमें से एक आपका स्टिक। आपको उसकी लिस्ट बनानी होगी। सारे वीडियो में जितने मैंने वर्ड बताया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, जितने वर्ड आए, आप उनको फटाफट से सबसे लास्ट पेज में या शुरू के पेज में एक अलग से ही पेज पर लिखते चले जाइएगा, क्योंकि एक साथ तो आपको याद हो नहीं पाएंगे, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। ये आपके एक दिन सारे फिनिश हो जाएंगे, आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक खुशी की बात और भी है, बिकॉज मैं काफ़ी समय से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पिछले 12 साल से यही चल रहा है प्रोसीजर। भैया रूल्स रिपीट हो रहे हैं, सेंटेंस भी रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा सा अंतर आता है, बस माई सिस्टर की जगह माई ब्रदर लगा दिया, बस इतना सा अंतर है, बाकी सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि यही कारण है, मुझे पता है, मैं सेंटेंस को देखते एरर निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सेंटेंस को कहीं ना कहीं पढ़ा होता है पहले, इसी वजह से। तो आपको भी सेंटेंस पढ़ने हैं जिससे कि आपके भी रिपीट हो। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन। यहाँ हम लोगों को देखना है कि सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है, लेकिन पहले सेंटेंस को देखने से पहले आप एक रूल समझें। सेंटेंस जब कनेक्ट हो आपका अलॉन्ग विद से, किससे? अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से, विद से, एज वेल एज से, रैदर देन से, एंड नोट से, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। जब दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट हो आपके इन वर्ड से, तो वो हमेशा पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यस, फिलहाल यहाँ पे द कैप्टन के हिसाब से वो आ रही है, द कैप्टन सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब लगाई है, यानी कि सेंटेंस में फिर कोई एरर नहीं है। इन्वाइट के साथ टू आता है, टू भी है। हैज़ के साथ थर्ड होम आती है, वो भी है। बी के बाद भी थर्ड होम या आईएनजी होम आती है, वो भी है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसका हो जाएगा एरर डी पार्ट में। कॉमन एडवर्ड्स डैश ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड ब्लीडिंग, नाउजिया एंड वोमिटिंग। यहाँ ये सेंटेंस जाएगा आपका वोकेबलरी बेस्ड। यस, आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉमन एडवर्ड्स, कॉमन एडवर्ड्स, कॉमन एडवर्ड्स ऑफ दिस मेडिकेशन। इसको तो खत्म कर देंगे, बिकॉज प्रेपरेशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। उसके बाद आपकी वर्ब आई है प्लूरल इंक्लूड। अगर प्लूरल वर्ब आई है तो आपको प्लूरल ही सब्जेक्ट चाहिए, ये ध्यान रखें। कॉमन एडवर्ब यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस जो कि आपको लगाना ही होगा। दूसरी बात एक ध्यान रखें, अफेक्ट एक वर्ब है, अफेक्ट एक वर्ब है, जबकि आपको यहाँ चाहिए नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट की पोजीशन पे देखिए सेंटेंस क्या है, कह रहा है कि कॉमन एडवर्ड्स, कॉमन एडवर्ड्स। अब यहाँ पे भी नाउन चाहिए एक आपको, क्योंकि उसके बाद आया आपका प्रपोजिशन पार्ट पीपी, उसके बाद वर्ब आई है। पीपी पार्ट को कुछ नहीं मानते, यानी कि वर्ब पिछले के हिसाब से आई है। इसी बीच यहाँ पर आपका अफेक्ट जो है
ये एक वर्ब होता है और इफेक्ट जो है आपका एक नाउन होता है। वर्ब आई है आपकी प्लूरल, कैसी वर्ब आई है, तो आपको नाउन भी लगाना होगा प्लूरल ही, इसलिए ये तो आने से रहा सिंगुलर नाउन है। ये दो वैसे बाहर होगा बिकॉज दोनों वर्ब है। आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं लगाने के लिए। यस, इसलिए ध्यान रखें यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश टू माई पॉलिटिकल राइवल स्टेटमेंट द डेटा रिवील्स क्राइम हैज़ नॉट इंक्रीज इन द कंट्री। डैश टू, आपको दिख रहा है यहाँ पर टू। अब टू जब आ गया है तो यानी कि आपका कोई ना कोई रोल प्ले करेगा जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन ले रहा होगा। अब यहाँ पे उनमें से एक है कॉन्ट्रेरी टू। कॉन्ट्रेरी के साथ हमेशा टू आता है जिसका मतलब होता है के विपरीत। कॉन्ट्रेरी टू माई पॉलिटिकल राइवल्स, कॉन्ट्रेरी टू माई पॉलिटिकल राइवल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे कॉन्ट्रेरी आएगा, ये भी है आपका फिक्स प्रपोजिशन पे। एक सेंटेंस ऊपर आया सबसे पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस नंबर 4 हो गया फिक्स प्रपोजिशन पे। तो आप सोच रहे हैं ना फिक्स प्रपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए, इसको हल्के मत लीजिए। यस, इसके ऊपर वर्क कीजिए। आपको जो भी फिक्स प्रपोजिशन का वर्ड दिखाई दे उसको तुरंत देखिए, मेरी वीडियो के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या कहीं से भी आपको जो वर्ड दिख जाए तुरंत देख लीजिए, वरना तो आपके मार्क्स एकदम चले जाएंगे आपका हाथ से। अब यहाँ वोकेबलरी का मीनिंग पता होते स्वास्थ्य भी आपके लिए सेंटेंस बेकार था। यस, इतनी तगड़ी ग्रामर आप अपनी कभी नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि ये ग्रामर है, ये मैथ नहीं है। यस, कि आपने थोड़े से रूल्स पढ़े आपकी पकड़ में मजबूत आ गए। ग्रामर में कुछ चीज़ें रट्टाफिकेशन की भी हैं, वो यही है आपकी फिक्स प्रपोजिशन, इडियम्स, वन वर्ड, वोकेबलरी, आपको समझने की है। आपको ये कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझा रहा हूँ लगातार, अब कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती है। पहला वर्ड है आपका रेवाइन। रेवाइन का मतलब होता है घाटी। क्या होता है रेवाइन का मतलब? घाटी। ऑप्शन हमारे पास में है पहला ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। उससे अगला वर्ड है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है आपका कुछ फिक्स को तरीका। अबेज मतलब होता है पाताल यानी कि गहराई। और पल्पेबल, पल्पेबल मतलब जिसे आसानी से महसूस किया जा सके, तो इसका आंसर हो जाएगा अबेज। अगला है रियलम। रियलम मतलब क्षेत्र। पहला वर्ड है वॉर्ड, तिजोरी। उससे अगला वर्ड है एज्योर, नीला। उससे अगला वर्ड है लिड, लिड मतलब ढक्कन। और उससे अगला वर्ड है आपका डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कोई क्षेत्र वगैरह किसी चीज़ के चारों तरफ का एरिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज ये थे सिनोनिम्स। पहला वर्ड है रिबफ। रिबफ मतलब डांटना, किसी को फटकारना। रिब्यूक माने डांटना। स्नब माने डांटना। निक्स माने समाप्त कर देना। और प्रेज मतलब प्रशंसा करना, जिसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेज, बिकॉज आपको यहाँ बताना है उल्टा, अपोजिट। पहला वर्ड है रिसीड। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। क्या करना? पीछे हटना। पहला वर्ड है ऐप, जिसका मतलब होता है पीछे हटना। दूसरा वर्ड है फेड, मुरझा जाना या रंग उड़ जाना। एक्सटेंड, आगे बढ़ना। और उससे अगला वर्ड है वेन, जिसका मतलब होता है पीछे हटना। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेन, यानी कि इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरी राय में, सॉरी सी, आगे बढ़ना, माफ चाहूँगा। अगला है सेंटेंस नंबर 9, जो कि आपका इडियम बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि बॉल अब आपके कोर्ट में है, यानी कि आपके पाले में है, यानी कि अब आपके हाथ में है डिसीजन आपको क्या लेना है, यानी कि फैसला अब आपके हाथ में है। पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, जी नहीं। रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न यू बिलोंगिंग, जी नहीं। इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, जी बिल्कुल, यही इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे यानी कि ये दुनिया जहाँ हम जी रहे हैं और मरने के बाद जो दुनिया मिलने वाली वो दुनिया, यानी कि इन दोनों से जिक्र हो रहा है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड यानी कि यहाँ भी बेस्ट और वहाँ भी बेस्ट। टू बेस्ट टीम्स compete with each other, जी नहीं। A situation wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunities, जी। Gods who rules heaven and earth, बिल्कुल नहीं। A person who is respected even by enemies, जी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल बी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका कॉमन एरर से कनेक्टेड है। द शूज वर वेरी एक्सपेंसिव। शूज आपका उन नाउन में से है जो हमेशा पेयर में ही चलता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो पेयर में चलते हैं, जो कभी सिंगल यूज हो ही नहीं सकते, जैसे कि शूज, सॉक्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पैजामाज, टोंग्स, गोगल्स, ग्लासेस, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमेशा पेयर में चलते हैं, जिनका सिंगल को यूज़ है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ शूज़ की, तो 2 शूज़ हों तो ही काम आएगा, सिंगल शूज़ आपके लिए काम का ही नहीं है, इसलिए इनके साथ हमेशा चलते भी प्लूरल वर्ब है।
इनको आप सिंगुलर में इस्तेमाल कर भी नहीं सकते, तो यानी कि ये पार्ट ठीक है। आई कुडंट अफोर्ड, फिर ब्रैकेट पार्ट में है टू बाइंग दैम, टू बाइंग दैम। अब अफोर्ड के साथ में हमेशा आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहाँ पे टू बाइंग लिखा है, यानी कि टू बाय आना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं फटाफट से। यहाँ ऑप्शन हमारे पे टू बाइंग दैम, यहाँ पे टू बाय दैम होना चाहिए था, बाकी सभी ऑप्शन दिए गए गलत हैं। यस, अफोर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर दे हैड फिनिश ईटिंग दे वेंट फॉर अ वॉक, दे वेंट फॉर अ वॉक। यहाँ पर आ चुका है आफ्टर का रूल। आफ्टर का रूल क्या है, वो ये बोलता है आफ्टर का रूल में कि एक तो रूल होता है बिफोर का, दूसरा रूल है आफ्टर का। बिफोर और आफ्टर का रूल क्या है, देखिए ध्यान से। आफ्टर से सेंटेंस कनेक्टेड हो तो बाद वाला बनता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और दूसरा पार्ट बनता है सेकंड फॉर्म में। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बाद वाला हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनना है, और दूसरा पार्ट पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। यहाँ यही हुआ, आफ्टर के बाद वाला पार्ट हैड में और दूसरा पार्ट सेकंड फॉर्म में, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में आपका नो एरर। यस, मेरी बात सुन भाई आराम से। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर है आपका 13, जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डिरिजिम और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज। पब्लिक स्पीकर को रोकना अग्रेसिव कमेंट करके या गाली गलौज करके। पहला ऑप्शन है हैकल। हैकल का मतलब होता है टोका टाकी करना, अपने पर्सनों से तंग करना किसी को। उससे अगला वर्ड है सूथ, सच्चाई, सत्य। एले कम करना, किसी को दबाना। और डल्सीफाई मतलब सुस्त बना देना, इसका आंसर हो जाएगा हैकल। नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी, नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी, यानी कि वैसा ना होना जैसी कोई चीज़ बताई गई हो। पहला वर्ड लेगिटिमेट, लेगिटिमेट का मतलब होता है न्याय संगत, सच्चा। उससे अगला वर्ड आपका पल्पेबल, प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, साफ। उससे अगला वर्ड है एविडेंट, प्रत्यक्ष, प्रमाण। स्पूरियस मतलब झूठा, यस, कोई मिथ्या, कोई जाली चीज़, गलत। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, स्पूरियस ही। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका स्पेलिंग करेक्शन का। आपको बताना है कि कौन सी स्पेल यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले भी कई बार आ चुका है, देखते हैं फटाफट से। पहला वर्ड क्या कराया, कैस्टिगेटेड, कास्टिगेटेड, कास्टिगेटेड, कास्टिगेटेड। वर्ड है आपका कास्टिगेट, CASTIGATE, यानी किसी की आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। CASTIGATED, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, CASTIGATED। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है पोसेसिस, ये बहुत सिंपल वर्ड है, यानी कि POSSESSES, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सी। चलते हैं क्रो टेस्ट पे, जो कि है ग्रामेटिकली बेस्ड। द रूम विच येल्डेड सो। अब यहाँ पे सो के बाद आपको चाहिए कोई एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कहाँ है, वो रहा आपका मच। कहाँ है आपका मच, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका जेड से। जेड आपका दो में है। यस, द रूम विच येल्डेड सो मच सेटिस्फैक्शन टू द बॉयज वॉज ओन, वॉज ओन। अब यहाँ पे सेंटेंस में जेड के बाद क्या आएगा ये देखना हो, लेकिन आप पहले एक्स को देख लें। एक्स में आखिरी में अ आ रहा है, आर्टिकल अ। अब ये कन्फर्म है, सेंटेंस आर्टिकल पे ख़त्म हो ही नहीं सकता। यस, तो यानी कि सेंटेंस का पार्ट बीच में आना चाहिए, उसके बाद ये आएगा, यानी कि जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। बाय द टाइम गवर्नमेंट, बाय द टाइम गवर्नमेंट, यानी कि अभी तक सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आई है। अब गवर्नमेंट के बाद में कोई वर्ब आए या फिर इसी को पूरा करें भी। बाय द टाइम गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर वर्ब आएगी ओपन। मैनी डे लाइट आर्ट्स, आर्ट्स ऑलरेडी लॉस्ट, यानी कि एक्स वाई जेड ये पहले ही सीक्वेंस में लगा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव सल्ला। चेंज द कर्टेन, आपको दिख रहा है चेंज्ड, चेंज्ड यानी कि सेकंड फॉर्म वर्ब की, यानी कि आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। अब वॉज वर्ब कितनों में है फटाफट से देख लीजिए, उसको कहाँ पर है। सल्ला चेंजेस द कर्टेन, जी नहीं।
द कर्टेन वॉज चेंज बाय सरला, द कर्टेन वॉज चेंज बाय सरला, सरला वॉज द वन ऑफ बाय, बिल्कुल बाहर हो जाएगा। कर्टेन्स को देखते हुए आपको कर्टेन्स ही रखना होगा, कर्टेन्स के हिसाब से यहाँ वर आएगा ना कि वॉज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बी करेक्ट आंसर होगा जिसका सही फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नरेशन का, इसको देखते हैं। कह रहा है कि माई फादर सेड टू द स्ट्रेंजर वेयर डू यू लिव। अब यहाँ आपको लीव को बनाना है, लिव्ड और सेंटेंस कनेक्ट होगा वेयर से ही, और यहाँ पे सेड टू हो जाएगा आपका आस्क, आस्क 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 समय में ही है। द स्ट्रेंजर द स्ट्रेंजर द स्ट्रेंजर यहाँ नहीं आया है, सी बाहर, माई फादर आस्क द स्ट्रेंजर ये भी ठीक है। सेंटेंस कनेक्ट हुआ वेयर से वेयर से वेयर से, ही के बाद प्रेजेंट में रखा सेंटेंस ये बाहर, ही के साथ प्रेजेंट में रखा सेंटेंस ये भी बाहर, ये तो पहले ही बाहर हो चुका था क्योंकि यहाँ पे आस पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ही के बाद सेकंड फॉर्म है, ये सेंटेंस आपका रेस में शामिल हुआ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये सबसे बेस्ट और इजी तरीका है किसी को करने का। अगला है आपका पैराग्राफ पोर्शन। इस पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, ये आपको खुद से करना है क्योंकि क्लोज टेस्ट में तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है, ये क्लोज टेस्ट नहीं है, ये पैराग्राफ है, आपको ये खुद ही करना है। मैं इसके साथ सेट अगला आपको कनेक्ट कर दूंगा 48। आप इसको देख लीजिए फटाफट से। अभी नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, ये रहा बाकी बचा हुआ आपका पैराग्राफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिकॉज यहाँ देखने का इतना समय नहीं मिलेगा आपको। फिर ये रहे इसके कुछ क्वेश्चन 21 और 22 और 23 क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट हो गया, सारे ऑप्शन दिखने होंगे आपको, और इनके आंसर भी मैं आपको बता दूँ, ये आंसर भी दिखाई देता हूँ, बताना क्या है। 21 का है बी, 22 का है डी, 23 का डी, 24 का डी, 25 का बी, ये सभी इनके आंसर हैं। आपको क्लोटस खुद से करना है, मैं इसका नेक्स्ट सेट इजी के साथ करा रहा हूँ जिससे कि हमारे दो सेट एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर क्लोटस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह पैसेज ये आपको खुद से करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि इसके साथ हम एक सेट और ऐड कर देंगे अभी, और इसके साथ मैं सेट ऐड कर रहा हूँ 48। पहले वाले सेट का मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ाया, इससे ये फ़ायदा मिला कि हमने यहाँ पे एक सेट ऐड कर दिया, सेट नंबर 48। इस वीडियो में आपके दो सेट फिनिश हो जाएंगे, 47 और 48। यस, तो यहाँ पे आपको सेट खुद से, इसका पैराग्राफ खुद से करना होगा। मैं यहाँ पे सेट 48 करा रहा हूँ, उसका पैराग्राफ मैं करा दूंगा। यस, ये आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो जाएगा बिकॉज वीडियो जो है आपकी तेज़ी से फिनिश होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमारी सिर्फ 9 वीडियोज़ रह जाएंगी, इसमें मैं फिर से सीखूंगा एक दिन, यानी कि 3-4 दिन में मैं इसको निपटा दूँगा। 3 दिन में करना, 3 वीडियो एक दिन में हो रही हैं, एक में 2 एक में 1, तो यानी कि इस तरह से ये वीडियो हमारी 3 दिन में ही फिनिश हो जाएंगी। फिर मैं नई वीडियो, नई बुक शुरू कर दूँगा आपकी 2019 वाली। पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि एट दिस मोमेंट दैट टेरेबल डोर ब्रस्ट noisily open and banged for the wall, banged for the wall। अब यहाँ पे एक समस्या नहीं, दो समस्या एक साथ। पहली समस्या तो ये है कि सेंटेंस जुड़ा है एंड से। किससे कनेक्ट हुआ सेंटेंस? एंड से। जब सेंटेंस कनेक्टेड हो एंड से, बट से, और से, ऐसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जब सेंटेंस कनेक्टेड हो एंड, बट, और से, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहता है। यस, यानी कि अगर इधर फर्स्ट फॉर्म आई है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर सेकंड फॉर्म आई है तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी, इधर थर्ड फॉर्म आई है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। जो भी फॉर्म रहेगी, यानी कि अगर इधर ऑफ है तो उधर भी ऑफ रहेगा, इधर आईएनजी तो उधर भी आईएनजी रहेगी। जैसा फॉर्मेशन रहेगा वैसा फॉर्मेशन दोनों तरफ आना चाहिए। इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। तो पहली मिस्टेक तो ये है कि यहाँ पे बैंक्ड की जगह बैंक होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने ओपन क्यों नहीं करा? वो इसलिए क्योंकि दूसरी मिस्टेक भी यही है। बैंक्ड का मतलब होता है धमाका, दीवार से किसी चीज़ से टकराने के बाद में जो धमाका हो रहा है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे टकराने के लिए आप इंटू लगाएंगे, ना कि फोर। बैंग्ड इनटू द वॉल, तो यहाँ पे बैंग इनटू द वॉल हो जाएगा। एट दिस मोमेंट द टेरिबल डोर ब्रस्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग इनटू द वॉल, यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। आपको यहाँ पे बैंग्ड फोर की जगह बैंग इनटू लगाना होगा, बैंग ना कि बैंग्ड। यस, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को उसने सिंगुलर लिया
इसलिए कैरीज लिया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया। अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, बिल्कुल ठीक है। अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ये भी ठीक है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस है आपका नो एरर, यानी कि इसके डी पार्ट में चली जाएगी। कैरी एक वर्ब है, कैरी है आपकी एक वर्ब, और जिन वर्ब के लास्ट में होता है वाई, उनका वाई हटा करके हम लोग लगाते हैं आई ई एस, कैरीज। अभी आज आपका नाउन शुरू होगा, आज तो सॉरी अपने आर्टिकल का प्रैक्टिस करा है, कल मिरर ऑफ कॉमन पढ़ेंगे, परसों से आपका नाउन शुरू हो जाएगा, तो आप सब बेसिक उसमें समझेंगे बहुत आराम से। चलते सेंटेंस नंबर 3 पे। द बिग स्टोन मोन्यूमेंट वॉज द ओनली डैश द लॉस्ट ट्रेवल रिमेंबर्ड। जो बड़ा स्टोन मोन्यूमेंट है, मोन्यूमेंट मतलब पत्थर है, जो भी प्रतीक कह लीजिए, वॉज द ओनली डैश द लॉस्ट ट्रेवलर रिमेंबर, जो ट्रेवलर यात्री यानी कि खो जाते हैं उनको याद दिलाता है। अब कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो मतलब याद दिलाने की बात करें तो स्पेसिमेन तो नहीं आएगा यहाँ पे, पीस भी नहीं आएगा। वर्ड हमारे यहाँ सोविनियर यानी कि स्मृति चिन्ह और लैंडमार्क। आपने भी कई बार अंग्रेजी बोलते समय किसी का एड्रेस पूछते समय आप भी पूछते हैं सर अपने आसपास कोई लैंडमार्क बताइए। लैंडमार्क मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके आसपास बहुत प्रसिद्ध हो, कोई मंदिर है आसपास में, कोई कोचिंग है, कोई स्कूल है, जिसकी वजह से जो आपकी गली या फिर कोई आपका एरिया जो है बहुत फेमस हो चुका है, तो उस एरिया को बोल देते हैं लैंडमार्क, उस चीज़ को। तो यहाँ पे ये पत्थर उसी लैंडमार्क का काम कर रहा है, यस, प्रतीक का या चिन्ह का, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको। तो स्पेसिमेन, सोविनियर, पीस की जगह यहाँ पे लैंडमार्क लगाएंगे। द बिग स्टोन मोन्यूमेंट वॉज द ओनली लैंडमार्क द लॉस्ट ट्रेवलर रिमेंबर्ड। The airline was unable to give us a reason for the dash departure delay. पहला वर्ड है आपका इंडिविजिबल, कुछ लगाने जरा, मतलब जिसे बांटा ना जा सके। इनविंसिबल, जिसे जीतना जा सके। इनविजिबल, अदृश्य। इनएक्सप्लिकेबल, जिसकी व्याख्या ना की जा सके। तो एयरलाइन ने अनेबल यानी कि नहीं बता पाई कारण हमें डिपार्चर को डिले होने का, यानी कि सही कारण नहीं बता पाई। इनएक्सप्लिकेबल, जिसका कोई वर्णन ना किया जा सके, जिसका कोई वर्णन ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है वोकेबलरी का, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। सिमिलर मतलब आपको यहाँ सिनोनिम्स ढूंढना है, क्या ढूंढना आपको यहाँ पे सिनोनिम्स। पहला वर्ड है कजोल। कजोल मतलब चापलूसी करना, बहलाना या फुसलाना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कजोल फिल्मों में आने के लिए जो है चापलूसी कर रही है या बहला रही है, अपने हस्बैंड को फुसला रही है। पहला है डिसएंचेंट, किसी का मोह भंग कर देना। एंटाइंस, बहलाना या फुसलाना। रिपल्स, प्रतिरोध या फिर गणनात्मक। और बलि, डराना या धमकाना। इस आप बलि को बाली साथ कर ले, रामायण के एक पात्र थे बाली। बाली अपने भाई को बहुत धमकाया करता था, बहुत डराया करता था। अभी थोड़ी देर पहले आपने रामायण देखी होगी, वहाँ से इसको याद कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटाइस। उससे अगला वर्ड आपका फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन मतलब दिखावटी, आडंबर भरा। अनप्रिटेंशियस, सरल, आडंबरहीन, जिसके अंदर कोई दिखावटपन ना हो। टिबिड मतलब कायर। एरोगेंट मतलब उदंड, घमंड भरा। और कॉर्सेस मतलब शिष्टाचार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरोगेंट, उदंडी, घमंडी। नेक्स्ट है आपके एंटोनियम्स। पहला वर्ड है केवेलियर। केवेलियर का मतलब होता है घमंडी, जिद्दी टाइप। पहला ऑप्शन है कंडेंसडिंग, दूसरों पर कृपा दिखाकर व्यवहार करने वाला। उससे अगला वर्ड है कर्ड, व्यवहार में रूखा। हम्बल मतलब विनम्र। हटी मतलब जिद्दी। तो यहाँ पे आप इसका आंसर ए या सी लगा सकते हैं। मेरे यहाँ में से सी इसका ज़्यादा बेस्ट आंसर रहेगा। उससे अगला आंसर आपका वर्ड है विजिलेंस, सतर्कता, सावधान। इंडिफरेंस, किस पे कोई प्रभाव ना पड़ना। डिलीजेंस, मेहनत। एक्विटी, तीव्रता। और सर्कमस्पेक्शन, यानी कि एक तरह से सतर्कता ही बोल सकते हैं, किसी चीज़ के प्रति सजग रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनडिफरेंस। नेक्स्ट है आपका ईडियम। ईडियम क्या है, कह रहा है गिव समबडी अ रिंग। यहाँ पर रिंग का मतलब फोन वाली रिंग से है, सोने वाली रिंग से नहीं। गिव समबडी अ रिंग, अगर सोने वाली रिंग होता तो उसका मतलब होता किसी को प्रपोज करना, जबकि यहाँ पर है
किसी को मिस कॉल करना है, फ़ोन करना। तो प्रपोज मैरिज लगा सकते हैं काफ़ी बच्चे इसको, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज कर सकते हैं आपको ये। इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ लव्ड वन, जी नहीं। कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, तो कॉल समवन ऑन द टेलीफोन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। लीव नो स्टोन अनटर्न, आपने रामायण देखी होगी, उसमें देखा होगा किस तरह से सेतु बांधने के लिए वो एक एक पत्थर लेके जा रहे हैं, एक एक पत्थर रख रहे हैं, एक एक पत्थर पर जय श्री राम लिख रहे हैं, यानी कि उन्होंने पूरे प्रयास लगा दिए अपने, यानी कि हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, यानी कि ऐसा कोई भी अवसर नहीं जिसको आप गंवाना चाहें, सारे मौक़ों को आपको बनाना है। सर्च फॉर द हिडन ट्रेजर, डू अ फ्यूटाइल टास्क, बी नोन फॉर अचीविंग अ ट्रिमेंडस फीट, टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। शी एंड डैड वुड हैव हैड लव्ड अमित। अब ये तो कंफर्म है कि दिया गया पोर्शन आपका गलत है, क्योंकि ब्रैकेट पार्ट से पहले आपका खड़ा है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब क्या आया करती है, फर्स्ट फॉर्म, और हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड ही है। तो यहाँ पे तो कंफर्म है कि सेंटेंस दिया गया गलत है, वुड के बाद हैव आना चाहिए था, उसके बाद आता जो भी आता। देखते हैं इसके बाद क्या ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं हैज़ लव, हैव लव्ड, टू लव्ड या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं, बिकॉज दिया हुआ गलत, हैज़ आने से रहा, या तो हैव लव्ड टू आने से रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हैव लव्ड। समवन मस्ट बीइंग किल्ड, मस्ट भी आपकी मॉडल वर्ब ही है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। इसका मतलब यहाँ बीइंग जो दिया गया है वो गलत है, अगर ये गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट रेस से बाहर हुआ। उसके बाद हैज़ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये भी बाहर हुआ। मस्ट के बाद बीन भी नहीं आ सकता क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, ये भी बाहर हुआ। अब आपकी मजबूरी है कि आपको ए लगाना होगा, हैव बीन। समवन मस्ट हैव बीन किल्ड। नेक्स्ट जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। In the following questions, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute for the phrase the state or quality of being holy। पवित्र होना, पवित्र होना। पहला ऑप्शन जो है आपका वो है अवारिस यानी कि लालची, एवराइस यानी कि लालची। उससे अगला वर्ड आपका बेसनेस यानी कि नीचता, सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता, शुद्धता, और पार्सिमोनी मतलब लालची, कंजूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैंक्टिटी। नेक्स्ट आपका वोकैब है जो है अ सब्सटेंस इजीली एवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक ऐसा सब्सटेंस जो एवापोरेट हो जाए यानी कि वाष्पीकृत हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। पहला वर्ड है वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील। स्टीड फास्ट निश्चयबद्ध, अपनी बात पर स्थिर रहना। एंडूरिंग टिकाऊ, डेफिनेट मतलब स्थिर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वोलेटाइल। नेक्स्ट है आपको बताने में से कौन सा वर्ड करेक्ट स्पेल है, क्योंकि चारों वर्ड सेम दिए गए हैं तो आप समझ जाएं कि आपको इनमें से कोई करेक्ट ढूंढना है। अगर चारों वर्ड का स्पेल अलग अलग हो तो आपको मिस स्पेल ढूंढना है। ये इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है पता लगाने की। तो जो वर्ड है वो है आपका हाइपोनिस्ट यानी कि HYPNOTIST, सम्मोहन विद्या करने वाला। हाइपोनिस्ट यानी कि हाइपनो, आपने सुना होगा, एक हनी सिंह का गाना आया था हिप्नोटाइज, तो उसी में से ये वर्ड है हिप्नोटिस्ट। HYPNOTIST यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उससे अगला वर्ड आपका थ्योराइज, THEORISE यानी कि आधार पर अनुमान लगाना, बिना किसी उसके सिर्फ आधार पर अनुमान लगाना। THEORISE यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका PQRS, कह रहा है कि दे हैड सीन इनफ ऑफ द डैश। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है हैव, हैड यानी कि परफेक्ट, और परफेक्ट के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑलरेडी। दे हैड सीन इनफ ऑफ द डेजर्ट ऑलरेडी, एंड नो नंबर, नंबर के बाद आपका आया करता है ऑफ, तो यानी कि ये भी कंफर्म है कि वाई के बाद जेड आएगा। नो नंबर ऑफ नाइफ्स वुड हैव टेम्प्ड, बस उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि पहले वाई फिर जेड, उसके बाद जो बचा वो YZX, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
नेक्स्ट है कह रहा है सच आर द स्ट्रेटा विच वी, यानी कि सब्जेक्ट आया, अभी तक वर्ब नहीं आई है, वर्ब ये नहीं है, वर्ब सिर्फ वाई में है और कहीं वर्ब है ही नहीं। तो सच आर द स्ट्रेटा विच वी मीट विद इन साउथ ऑफ सिकली, कोमा फिल्ड विद, फील्ड के साथ विद आया करता है, ये भी कंफर्म है। तो वाई जेड इकट्ठा आएगा, वाई जेड एक्स इसका कंफर्मेशन हो जाएगा, वाई जेड एक्स आपका डी में है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव, कह रहा है कि द मूवी क्रिटिक रोट अ सार्केस्टिक रिव्यू, रोट यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉजवर्थ, वॉजवर्थ कितनों में है उसे देख लीजिएगा, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाले में वॉजवर्थ है। इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। आपको कोई संदेह अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। चलते हैं 20 पे। 20 है आपका नरेशन का सेंटेंस, नरेशन में ही देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि द ट्रेनीज आस्क हिज बॉस शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर, शैल को आपको शुड बनाना है, दिस को दैट बनाना है। पहले इन ढूंढिए, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, शुड दो में है। अब दिस को दैट कितना बनाया देख लीजिएगा, यहाँ दिस को दैट गायब ये है, यहाँ पे दैट सॉरी, और यहाँ पे भी दैट है। अब देखना होगा द ट्रेनी आस्क हिज बॉस पोलाइटली इफ ही शैल, द ट्रेनी आस्क हिज बॉस पोलाइटली इफ ही शुड ईमेल द लेटर अगेन सर, द ट्रेनी आस्क हिज बॉस पोलाइटली इफ ही शुड ईमेल दैट लेटर अगेन। बस यहाँ पे और यहाँ पे छोटा सा अंतर ये है कि उसने सर गायब किया है। यस, क्या गायब किया उसने? सर, और सर गायब भी होगा। यस, क्योंकि ये बॉस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसने इसके लिए आपका पोलारिटी का इस्तेमाल कर दिया है। यस, तो आपको वहाँ से सर हटाना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अब जो 21 to 25 है वो है आपका एक पैसेज, जो मैंने पिछले सेट का आपको नहीं कराया था, लेकिन इस सेट का पैसेज मैं आपको करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले सेट का हार्ड था या सेट का इजी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ, आपकी 2 वीडियो के साथ यहाँ पे कवर हो रही हैं, ये मेरे मन में एक ध्येय था। तो जो पैरा है पहले उसको फटाफट से एक बार रिव्यू ले लेते हैं उसका, तेज़ी से पढ़ करके, उसके बाद हम उसके कुछ आए हुए क्वेश्चंस का हम लोग जवाब देंगे। पहला है कह रहा है द फ्लोरा एंड फेना ऑफ कबन पार्क कैप्चर्स आवर अटेंशन मोर देन एनीथिंग एल्स, but when you take time to look closely at the statue, you will marvel at its sheer grandeur. Sculpted by Sir Thomas Brooke, the 11-feet high marble statue is larger than life. ये larger than life एक idiom है। It brings out the personality of Queen Victoria, who had been the monarch of Great Britain from 1837 till 1901. Depicting a rather proud, certain person with pronounced features. In 1906, the statue was unveiled in the city by George Frederick Ernest Albert and Prince of Wales and Duke of Cornwall and York, making it stand in all its glory in its 111th year. Even though there is a wealth of history to the statue, and it was made to appear imposing, the busy Bangaloreans would probably refer to it as just another landmark. As the workers are busy in discussion on the instruction given to them, life continues as usual in the park. पैराग्राफ है आपका क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर, उसके स्टेचू के ऊपर। चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिए गए हैं और क्या यहाँ पे इसके आंसर होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है ढंग से और उसके आंसर को जवाब देना है। कह रहा है कि क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ग्रेट ब्रिटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। यहाँ से देखिए 1837 से 1901 तक, 63 तो यही हो चुका और 1 ही हो चुका, यानी 64 ईयर। 64 ईयर पहले ऑप्शन में है, दूसरे में 34 है, बाकी 54 और 44। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही 64 ईयर्स। हाउ मेनी पीपल अनवेल्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टेचू एट कबन पार्क, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका बाय जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट एल्बर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल एंड यॉर्क। ये पूरा एक व्यक्ति है और ये एक वो प्रिंस है कोई वेल्स का, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल का है और यॉर्क का, यानी कि 2 व्यक्तियों ने, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 6,
4 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 22 का डी आंसर हो जाएगा। द बेंगलुरियंस वुड रेफर टू द क्वीन विक्टोरिया स्टेचू एज वेल्थ ऑफ हिस्ट्री, अ लैंडमार्क, सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल, बेंगलुरु कल्चर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एक पैराग्राफ की ही लाइन में, लैंडमार्क, जस्ट एज अनदर लैंडमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 23 का बी आंसर हो जाएगा, लैंडमार्क। क्वीन विक्टोरिया हैड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स एक्सेप्ट, सभी ट्रेड्स थे इनमें से किसे छोड़ करके। ये भी आपको पैराग्राफ में ही दिया गया है बहुत इजीली। प्राउड, प्राउड ऑप्शन में है, सटर्न और प्रोनंस फीचर। चलो देखते हैं एक बार, प्राउड, सटर्न एंड प्रोनंस्ड फीचर्स, तो यानी कि जीनियस ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टेचू इन बेंगलुरु। इट इज़ मेड ऑफ मार्बल, ये ठीक है। इट इज़ 11 फीट टॉल, ये भी ठीक है। इट इज़ 111 ईयर्स ओल्ड, ये भी ठीक है। इसका मतलब जो लास्ट है वो आप करोगे, इट इज़ स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरिया पार्क। क्वीन विक्टोरिया पार्क नहीं, पहले ही लाइन में लिखा गया है, द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ कबन पार्क कैप्चर्स आवर अटेंशन मोर देन एनीथिंग एल्स, यानी कि डी ऑप्शन इसका रोंग है। यस, ये था आपका पैराग्राफ पैसेज, जिसको मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। कल हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में 49 सेट और 50 51 को मैं फिर से एक साथ कंबाइन कर दूंगा, जिससे कि अगले 6 सेट को मैं 2 ही दिन में फिनिश कर सकूँ, यानी कि नेक्स्ट 9 सेट्स मैं आपके 3 डेज में फिनिश करूँगा, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट बुक को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। बहुत इंतजार हो रहा है मुझे न्यू बुक का, जैसे वो है मैं उसको शुरू करता हूँ। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। हैव ए नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।